नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो जो अपना चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो पार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, तो उसमें हमने कुछ सवाल लिए हैं। पहला जो क्लास था वो बेसिक था, लेकिन आज जो सेकंड टाइप है इसका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, दो इक्वेशन एक साथ लेकर के चलने होंगे। दिया गया है, जैसे कि अपने सवाल लिखा है, पहला सवाल है कि एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन समतल पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर कोण 45 हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने सवाल पढ़ा, हो सकता है आपके नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाइन टू लाइन पढ़िए और उस लाइन टू लाइन पढ़े गए के अनुसार आपको एक डायग्राम तैयार करना है, एक चित्र तैयार करना है, फिगर तैयार करनी है। कैसे? कहता है कि किसी स्तंभ की चोटी, अब आपको बोला जाए स्तंभ है, भवन है, खंबा है, तो आप क्या करेंगे, उसको वर्टिकली बनाएंगे उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि आप एक स्तंभ के शिखर से देख रहे हैं, एक कार अपनी तरफ आ रही है, एक नाव अपनी तरफ आ रही है, एक व्यक्ति भूमि पर खड़ा हुआ जो है शिखर को देख रहा है, इस तरीके की पोजीशंस जो हैं वो आपको खुद को डिसाइड करनी होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें बोला गया है कि एक स्तंभ बोला गया है यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ और ये मान लो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमारी भूमि है, और इसके ऊपर बोला गया है कि एक स्तंभ है। यहाँ पर एक स्तंभ बना लेते हैं। एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, तो ये हमारा एक समतल है और ये हमारा ये स्तंभ जो है, इस स्तंभ की क्या है, मैं यहीं से डायरेक्शन दे देता हूँ, ये क्या है, स्तंभ। स्तंभ की चोटी या शिखर अपना ये वाला भाग होता है, ये हो गया, इसकी चोटी हो जाएगी, का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, तो समतल ये भाग है मान लीजिए, और यहाँ पर ये बिंदु, ये ले लेते हैं अपने एक बिंदु से 30 डिग्री है। ये यहाँ से यहाँ तक ये तो अपने भाग इस तरीके से ले रहे हैं, इसका कोण दिया हुआ है हमें कितना डिग्री, 30 डिग्री। स्तंभ का शिखर, चोटी, ठीक है, और चोटी से जो कोण बन रहा है, भूमि पर जो बिंदु है उस बिंदु के साथ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बताया जा रहा है, 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसने बताया गया है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है इस बिंदु पर, भूमि पर, स्तंभ की ओर, ये स्तंभ है, मतलब यहाँ से चलना होगा अपने को इस ओर, मान लो यहाँ से यहाँ तक चले हम, और ये हमारी दूरी हो गई कितनी, 100 मीटर। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर कोण 45 हो जाता है। जैसे जैसे आप नज़दीक चले जाओगे कोण बड़ा होता जाएगा और कोण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री। ध्यान देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को, मान लो कोई बहुत शिखर पर वस्तु है, जब हम उसे दूर से देखेंगे ना, तो हमारी आंखें हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट देखती हो, थोड़ा बहुत अपने को आंखें ऊपर करनी पड़ेगी, सिर को ऊपर करना पड़ेगा। मतलब अगर हम दूर से देखते हैं तो कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमें बहुत थोड़ी सी आंखें या सिर को ऊपर करना होगा। लेकिन हम अगर उसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाएं और बोला जाए ऊपर देखिए, तब हमारा हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से। मतलब हमारी आंखों का जो कोण पहले बन रहा था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बहुत दूर से देखा थोड़े सा कोण बन रहा था, बिल्कुल नज़दीक से देखोगे तो कोण क्या होगा, बड़ा हो जाएगा पहले की अपेक्षा। तो जैसे नज़दीक गए वैसे ही कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया। कई बार बोलने वाले के लिए ध्यान में रखना है कि जो बोलने वाला है कहीं वो इस कोण को छोटा तो नहीं बोल रहा, 30 से 15 हो गया, ऐसी संभावना नहीं होगी। हाँ, 30 से 15 कोण कब हो जाएगा, जब आप इससे और दूर चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, ठीक है, तब यहाँ हो सकता है कि 15 हो जाए, 30 से 20 डिग्री हो जाए, 30 से 10 डिग्री पर आ जाए। तो जैसे जैसे आप किसी बिल्डिंग से दूर जाएंगे कोण छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे किसी बिल्डिंग के नज़दीक आएंगे तो कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अपनी आंखों को आपको और अधिक ऊपर करके उस चीज़ को देखना पड़ेगा। ये तो था कंसेप्ट। अब बात करते हैं सवाल कैसे उठाना है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ये हमारा स्तंभ है, उसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। बस इसको कुछ नहीं है, मैं नाम लिख देता हूँ A, B, C और ये बिंदु D। इस प्रकार के सवालों में करना क्या है, आपको दो त्रिभुज एक साथ लेकर के चलने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा त्रिभुज, ये जो यहाँ पर समकोण बन रहा है ना, बड़े वाला त्रिभुज ले लो एक बार, ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ज्ञात क्या करना है अपने को, ऊंचाई। दिया क्या हुआ है हमें को, आधार दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ, लेकिन दिया तो हुआ है। यानी इस बड़े त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, आधार, लंब और कर्ण। कर्ण का तो ना तो ज्ञात करना है
ना ही कर्ण के अंदर हमें कुछ मान दिया हुआ है, तो कर्ण को तो छोड़ दो, दिया क्या हुआ है, एक तो ये वैल्यू दी हुई है लंब, एक ये वैल्यू है, मतलब ये ज्ञात करनी है और ये दिया हुआ है लंब बटे आधार। त्रिभुज ABC में हम लिख रहे हैं क्या, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। पिछली क्लास लगा चुके हो आप। लंब बटे आधार को देखिए लाल बटे कक्का में, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। अब यहाँ लंब की बात करें तो ये है हमारा लंब, और इसको अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको h लिख देता हूँ। आधार, तो इस बड़े त्रिभुज का आधार कितना है, A से B तक का है। अब A से B तक की वैल्यू कितनी है, 100, और प्लस ये पता नहीं है हमें, इसको x मान लेते हैं। माना DB की दूरी कितनी है, x। अब मुझे चाहिए आधार भुजा, तो ये है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC का आधार जो है वो है AB, और AB का माप कितना है, 100 प्लस x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, 100 प्लस x बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, बड़े त्रिभुज में थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ये हमारा हुआ एक काम पूरा, एक बार के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा इस तरफ, क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है कि ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला देखो, इस बड़े वाले को छोड़ दो। अब ये समकोण के अंदर देखो DBC में, यहाँ मैं लिखूंगा त्रिभुज DBC में, दिखाई दे रहा है सभी को, त्रिभुज DBC में। थोड़ा सा रोटेट करेंगे कैमरे को, अब दिखाई दे रहा है सभी को। अब क्या करना है, देखिए त्रिभुज DBC, तो DBC ये इतना त्रिभुज है, इसमें अपने को क्या करना है, देखिए ये अपने को ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हमने इन्वॉल्व की है इस सवाल में। कर्ण तो ना, तो कर्ण हमें दिया हुआ है, ना ही कर्ण हमें ज्ञात करना है, कोई संबंध भी नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार। इस फॉर्मूले में जब हम लगाते हैं लंब बटे आधार, और आप जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है इसके अंदर, h, आधार कितना दिया हुआ है इसके अंदर, x। tan थीटा की वैल्यू, छोटे त्रिभुज में थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45। दोस्तों जब आपने ये 1 नंबर और ये 2 नंबर दोनों में अप्लाई कर दिया, इन सवालों का ट्रिक क्या है, इन सवालों का ट्रिक यही है, कंसेप्ट यही है कि बड़ा त्रिभुज या फिर छोटा त्रिभुज, 2 त्रिभुज है ना, इनमें से कोई एक भुजा ऐसी है, कोई एक भुजा ऐसी है जो बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। कॉमन साइड कौन सी है वो कैच कीजिए। देखो अगर बात करें सबसे पहले आधार भुजा की, तो बड़े त्रिभुज का आधार है A से B, इतना बड़ा है, 100 प्लस x है। छोटे त्रिभुज का आधार बात करें तो कितना है, x है, मतलब DB है। मतलब दोनों का आधार तो समान नहीं है, तो क्या समान है, कर्ण की अगर बात करें तो इस बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC, ये वाला है। इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, DC, मतलब दोनों ही कर्ण क्या है, माप में अलग अलग है, मतलब ये भी कॉमन नहीं हुए। बचा क्या फिर, लंब। अब ये जो लंब भुजा है ना BC, ये लंब बड़े त्रिभुज का लंब भी क्या है, BC। छोटे वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज का लंब भी क्या है, BC, मतलब BC कॉमन भुजा है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो हाइट है h जिसको माना है हमने, ये हाइट दोनों के लिए कॉमन है। तो ये हाइट का मान लो यहाँ पर 50 आ जाए, मान लो यहाँ पर 30 मीटर आ जाए, तो वो 30 मीटर ऊंचाई, बड़े त्रिभुज की भी ऊंचाई 30 मीटर ही होगी, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होगी, 30 मीटर ही होगी, कोई अलग अलग थोड़ी ना होगी। अब अपने इसमें लगाते हैं कि हम देखते हैं h बटे x बराबर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, बटे में 1 लगा देंगे। tan 45 सारणी में देख सकते हैं, टेबल में वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, h एकम h, x एकम x, h बराबर x के आ गया है ना। इसको एक बार नोट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं अपने क्या बन रहा है, h बाई 100 प्लस x बराबर tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, वज्र गुणा करवा देते हैं दोनों का, क्या आ जाएगा, h अंडर रूट 3 बराबर 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका 1 से करेंगे तो सेम आएगा, इसका इसके साथ कर दिया, h बराबर 100 प्लस x, ये गुणा में है, गुणा वाला रकम कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, अंडर रूट 3।
अब यहाँ देखो, यहाँ h की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, जबकि यहाँ h की वैल्यू क्या आ रही है, 100 प्लस x/√3। दोनों में क्या है, h की वैल्यू अलग अलग आ रही है, हाइट दोनों की अलग अलग आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस सवाल के अंदर h क्या है, बराबर है। तो अब मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो हमारी समीकरण 1 है, ये जो हमारी समीकरण 2 है, दोनों को हम बराबर रख देंगे। यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, बराबर रखने पर क्यों रखेंगे बराबर, क्योंकि इसमें भी हम h का मान निकाल रहे हैं और इसमें भी हम h का मान निकाल रहे हैं, और दोनों h के मान जो है यहाँ पर क्या है, कॉमन है, बराबर है, तो बराबर रख सकते हैं। बराबर रखा मैंने, x इसका रखा बराबर, इसमें h का मान क्या है, 100 प्लस x/√3। अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी x वाली वैल्यू है, मान लो इसको वज्र गुना कर देता हूँ एक बार इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, √3x बराबर 100 प्लस x, वज्र गुणा कर दिया। अब अपने x वाली रकम एक तरफ कर लो, ये x की वैल्यू इसको इस तरफ ले आओ, तो √3x प्लस का इधर लेकर के आएंगे -x बराबर क्या बचा हुआ है, 100। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, √3 - 1 बराबर 100। ये x के गुणा में है, गुणा वाली रकम कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आगे का भाग यहाँ लिख रहा हूँ, x बराबर 100, ये √3 - 1 है, ये अभी गुणा में था, अब कहाँ लिख रहा हूँ, भाग में, √3 - 1 हो गया। अब हमारा x की वैल्यू ये आ गई, ये x की वैल्यू हम अगर चाहें यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे तो h का मान मिल जाएगा अपने को, हमें चाहिए भी क्या, h का मान। यही x का मान अगर हम यहाँ रख दें तो भी हमें किसका मान मिल जाएगा, h का मान मिल जाएगा। तो ज़्यादा इजी कौन से में रहेगा, यहाँ रहेगा ना, क्योंकि यहाँ क्या है, h बराबर है किसके, x के। अगर ये बराबर है इसके तो फिर हम इतना से वैल्यू यहाँ उठा करके रख दें। अच्छा, इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास कैलकुलेटर है, और जिन लोगों के पास कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है वो इसका प्रमेयीकरण कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रमेयीकरण कैसे होगा, इसका व्युत्क्रम जो होगा, मतलब इसका संयुग्मी जो होगा, गुणा करना है √3 + 1, √3 + 1, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो, जब 100 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 100 × √3 + 1 बाय a - b, a + b बन रहा है, तो मतलब a² - b², तो a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हल करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100 ब्रैकेट √3 + 1 बाय 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 50। आप जानते हैं कि √3 का मान कितना होता है, 1.414। अब अगर हम बात करें, सॉरी, √3 का मान कितना होता है, 1.732। अब 1.732 + 1 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा, 2.732। उस 2.732 को 50 से गुणा कर दो तो आपकी x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और उसी x को अगर यहाँ रखेंगे हम तो हमारे पास h का मान भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, इस तरीके के सवाल जो हों जिसमें आपको ये लगे 2 त्रिभुज बन रहे हैं एक साथ, पिछले क्लास में जो अपने जितने भी सवाल किए थे उसमें केवल 1 त्रिभुज बन रहा था, अभी जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो 2 अलग अलग कंसेप्ट लगा लीजिए, समकोण त्रिभुज छोटे वाला भी बन रहा है और समकोण त्रिभुज बड़े वाला भी बन रहा है। तो एक बार ABC और एक बार DBC, दोनों में लगा करके देखा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। क्यों, कर्ण से तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि कर्ण ना तो ज्ञात करना है इस सवाल में और ना ही कर्ण का हमें कुछ टचिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आधा, आधे से ज़्यादा कोई ना कोई वैल्यू कर्ण से अगर दी गई होती तो हम कर्ण लेते लंब के साथ। ठीक है, जो 2 चीज़ें, एक ज्ञात करनी हो और एक हमें दी गई हो, उन दोनों को उठा लीजिए। तो हमें था लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। वहाँ tan थीटा का मान 45 है इसलिए वहाँ पर मान 1 हो जाएगा, यहाँ tan थीटा का मान 30 है तो 1/√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी h निकाल लेंगे, यहाँ से भी h निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि h कॉमन है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में h क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो दोनों का हाइट निकाल लिया। अब यहाँ हमने देखा कि इसमें h तो x आ रहा है, जबकि यहाँ x कुछ और आ रहा है, मतलब बराबर नहीं है। दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे, जब वहाँ जो h की वैल्यू थी, यहाँ जो h की वैल्यू है, दोनों को बराबर रखा, सरलीकरण किया। आगे तो सब सरलीकरण है, इसको सरलीकरण ना करो, आप चाहो डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पर,
यहाँ पर, यहाँ से जैसे मैंने x को एक तरफ कर लिया था ना, ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3x, फिर ये प्लस का x इधर ले गए -x, फिर कॉमन निकाल लिया x को, फिर √3 - 1 जो वहाँ गुणा में था, गुणा वाली रकम भाग में चली गई, यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, माइनस कर दीजिए 1 घटा दिया आपने, ठीक है। वो जो अब वैल्यू आएगी उससे इस 100 में भाग लगा दीजिए, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि x का मान कितना हो जाएगा। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर है h के। इस सवाल में हो सकता है कई सवाल ऐसे हो जिसमें इसमें और जैसे ऐसे दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहाँ x की वैल्यू रखो। और आपको बीजगणित में ये सब मैंने बताया था कि समीकरण के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। अब आ जाइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है, 60 मीटर ऊंचे टावर। तो अब आपकी टावर आप सभी को पता है ना, टावर कैसे लगे होते हैं। 60 मीटर ऊंचे टावर, टावर तो वर्टिकली होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से अपने इसको क्या करेंगे, टावर बनाना है अपने को। तो पहले एक क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, ये एक क्षैतिज लाइन। अब ये एक टावर है, ऊंचाई बता दी है उसने 60 मीटर। बोला गया 60 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से मीनार की चोटी, अब एक मीनार भी है, तो ध्यान दीजिए कि दूसरी जो मीनार है वो कुछ दूरी पर बना लेते हैं। 60 मीटर ऊंचा है टावर, अपने घरों से अगर मीनार, अपनी घर को अपने मीनार मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ी मीनार तो आप दिमाग में सोचने लग जाओ कि ये उससे भी ऊंची मीनार को अगर सोचोगे तो सोचने वाले पे डिपेंड है। एक मीनार है और एक 60 मीटर ऊंचा क्या है, टावर है। 60 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से मीनार की चोटी व आधार, मीनार की चोटी ये है अपने पास क्या, मीनार। मीनार की चोटी कहाँ है भाई, मीनार की चोटी यहाँ है। और 60 मीटर ऊंचे टावर का शिखर कहाँ है, शिखर यहाँ है। शिखर से चोटी पर पहुँचना है डायरेक्ट, इसकी छत से इसकी छत पे छलांग लगानी है, ये ऐसे, ठीक है। तो मीनार टावर यहाँ लिख देता हूँ मैं, टावर, टावर के शिखर से मीनार की चोटी, तो ये मीनार की चोटी, इसको शिखर बोल दिया, इसको चोटी बोल दिया, अलग अलग नाम बोल दिया इस तरीके से। शिखर से मीनार की चोटी व आधार के कोण, व आधार, अब आधार का कोण मतलब कहाँ से, इसी शिखर से, और मीनार के आधार का कोण, तो मीनार का आधार यहाँ है के कोण, ये कोण तो यहाँ बढ़ेगा। और इस भुजा को अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ, जैसे जैसे ये आधार बना हुआ है ना, वैसे इसको मिला देता हूँ, तो ये कोण यहाँ बन रहा होगा। ये कोण जो है अवनमन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले वाला फिर बाद वाला। तो पहले कौन सा बनाया था हमने, पहले चोटी का कोण और उसके बाद में आधार का कोण। तो चोटी का कोण, तो मीनार की चोटी का कोण तो ये वाला है ऊपर वाला, और आधार का कोण है ये नीचे वाला। कोण क्रमशः 30 व 60 डिग्री है। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कोण बन रहा है 30, यहाँ जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। ये दूसरा टाइप है। मैंने कहा था 2 त्रिभुज बनेंगे, 2 त्रिभुज बिल्कुल बन रहे हैं इसमें। त्रिभुज ABC, इसको D, इस तरीके से अपने अलग अलग नाम लिख देते हैं, ये लिखे। हालांकि अब जो त्रिभुज हमारा यहाँ समकोण बन रहा है ना, ये वाला देखो। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज A से B गए, B से C गए, C से वापस A की तरफ आ गए, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में करना क्या है हमें, वो दिमाग लगाइए। हमें दिया हुआ है क्या, ये भुजा हमें दे रखी है 60 मीटर, मतलब हमें लंब दे दिया गया। लंब बट्टे में क्या लगाएं, आधार लगाएं या कर्ण लगाएं, वो बात क्या डिसाइड करेगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मीनार कहाँ है दोस्तों, ये है। ये मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक चीज ये सोचो आप कि अगर हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेकर के चलते हैं, ABC वाले को, और ऊपर जो ये त्रिभुज मैंने अभी बनाया है यहाँ से ये वाला DEC, इन दोनों में कॉमन भुजा कौन सी है। क्या ऊंचाइयां दोनों की बराबर है, नहीं है। इसकी ऊंचाई BC यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ऊंची है। इसकी ऊंचाई मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, बहुत ऊंची, जबकि इस छोटे वाले की इतनी सी है ऊंचाई। तो ऊंचाइयां तो कॉमन हुई नहीं। बात करें कर्ण की, तो कर्ण देखो, इस त्रिभुज का कर्ण तो इतना लंबा है, जबकि इस त्रिभुज का कर्ण ये वाला है, तो कॉमन नहीं हुआ। बात करें आधार भुजा की, तो ये आधार AB, और ये इस ऊपर वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, इसका आधार DE, तो ये DE और AB बराबर हैं कि नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये कॉमन भुजा है, इसको तो पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा अपने को। तो पहले भुजा हमने पढ़ी थी लंब,
और बटे में क्या लिख देता हूँ, आधार। आप जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान कितना दिया हुआ है ABC में, ABC पूरे त्रिभुज में लंब, ये वाली भुजा है लंब, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 60 मीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 60। आधार कितना दिया हुआ है, इस आधार का मान हमें नहीं पता है। आधार को मैं लिख देता हूँ क्या, आधार को मैं x लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा x बराबर tan थीटा का मान बड़े त्रिभुज में, इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 बटे x बराबर tan 60 का वैल्यू √3 बटे में 1 लगा के वज्र गुणा करें, x √3 बराबर 60 एकम 60, x बराबर 60 बटे √3। मैंने कहा था जब बट्टे में कोई भी संख्या हो तो उसको सोल्व करना हो, रिमूव करना हो, परिमेयीकरण करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, √3 का ऊपर गुणा √3 से ही नीचे गुणा, तो क्या बन जाएगा 60 √3, 60 का √3 से, √3 को √3 से करेंगे बट्टे में क्या आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 20 दूनी 40, 20 दिए 60, मतलब x का मान आ गया 20 √3, 20 √3। यहाँ तक सोल्व किया, x आया है दोस्तों, अभी तक ये मीनार की ऊंचाई थोड़े ना आ गई। अब हम अगर बात करते हैं उस ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DEC में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलग साइड में, दिखाई दे रहा है सभी को, त्रिभुज DEC में क्या करेंगे, ये है ना DEC, तो इसके अंदर से कौन से भाग को लेकर के चलेंगे हम इसमें से वो भाग लेकर के चलेंगे, कॉमन भाग, जिससे हमें क्या हो, अब मान लो हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, h चाहिए ना, टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 60 में से अगर मैं क्या करूं EC, मतलब ये इतनी सी भुजा को अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये नीचे वाली भुजा का पता चल जाएगा। अगर इस भुजा का पता चल जाएगा मुझे, तो मुझे इस भुजा का माप भी पता चल, क्योंकि दोनों क्या है बराबर बराबर माप की हैं। अब इस भुजा का माप ज्ञात करना है, किसका, EC का। EC को मैं क्या मान लेता हूं एक बार के लिए, यहाँ पर y मान लेता हूं, ठीक है। चलिए अब ये ज्ञात करनी है, मतलब लंब तो ज्ञात करना है अपने को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंब बटे आधार। क्यों लेंगे इसका, क्योंकि आधार ही यहाँ था, ये कॉमन है दोनों में, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा tan थीटा, और लंब की वैल्यू, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y मान रखी है हमने, तो यहाँ लिखेंगे y। आधार की वैल्यू, तो ये है आधार, ये आधार DE लिखूं या मैं इसको AB लिखूं, बात तो बराबर ही है। तो इसको मैं x मान रहा हूं, तो इसको भी मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, इसलिए मैंने आधार को क्या मान लिया x, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देखेंगे सवाल के अंदर tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं y बटे x बराबर tan 30, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। सारणी में देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x बराबर, इसको इसके साथ करेंगे y √3। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू है 20 √3, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है y √3, जबकि दोनों बातें तो बराबर ही है। त्रिभुज चाहे ये वाला ले लो बड़े वाला, चाहे त्रिभुज ऊपर वाले को ले लो, ये जो आधार है AB या ये जो आधार है DE, दोनों तो बराबर है कि नहीं है, तो वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ x का मान जो आ रहा है वही x का मान यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर दिया हमने, बराबर रखने पर देखते हैं क्या होगा। तो समीकरण 1 में x का मान कितना आया है 20 √3 बराबर, समीकरण 2 में x का मान कितना आया है y √3। इस सिचुएशन को अब देखो आप कि इसमें क्या करना है, क्या इसमें x है, क्या इसमें y है, z है, p q x y लंब करण क्या है इसमें जो अपरिभाषित है, तो y का मान है जो हमें ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ से y का मान अगर ज्ञात करना चाहता हूँ तो y को इस तरफ रखूंगा, इस तरफ क्या लिखा हुआ है 20 √3 लिखा हुआ है। ये जो गुणा वाला √3 है पक्षांतरण करेंगे कहाँ चला आएगा, भाग में चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या y का मान कितना आ गया 20। अब देखो y का मान 20 आ गया, y किसको मान रखा है हमने, इसको मान रखा है, मतलब इस भुजा का माप कितना आ गया 20। अब आप बताइए कि हमें दिया गया था कि 60 मीटर ऊंचा टावर है, टोटल ऊंचाई कितनी है 60 में से इस भुजा का माप कितना है 20। अगर ये 20 माइनस कर दी जाए तो नीचे वाली भुजा कितनी रह जाएगी 40,
ये 40 है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अतः इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 मीटर। सवाल तो वही है, पिछला सवाल था उसी का टाइप, उसी का कंसेप्ट लग रहा है, सेम कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन चित्र जो बन रहे हैं वो दोनों अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। आपको चित्र अलग अलग क्यों बताए हैं मैंने, क्योंकि आप हर एक सिचुएशन को भाप सको, हर एक सिचुएशन को समझ सको कि अगर डायग्राम इस तरीके का आ जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी मैंने तो डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में, उस डायग्राम में पकड़ना क्या है, कॉमन भुजा को पकड़ना है आपने। जैसे थोड़ी देर पहले डायग्राम ये था, ठीक है, तो इसमें कॉमन भुजा क्या थी, कॉमन भुजा थी लंब। तो मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं लंब तो लूँगा ही लूँगा, बटे में आधार क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे 100 दिया हुआ था, इसको मैंने x मान लिया, मतलब इससे जुड़ा हुआ ही मैटर अब चलेगा, तो हमने पोजीशन बना ली लंब बटे आधार। बात करें इसके अंदर, तो इस त्रिभुज के अंदर इसका आधार देखो और इसका आधार देखो, दोनों का आधार क्या है, त्रिभुजों का सेम है, इसलिए मैंने आधार को तो प्रायोरिटी दे ही दी। फिर मुझे क्या पता था लंब, क्यों, क्योंकि लंब की वैल्यू दी हुई है, ज्ञात भी किस में से करना है, लंब में से ही करना है, मतलब ये माप यहाँ से ही निकल पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दी, लंब को। लंब बट्टे आधार इसमें भी है, लंब बट्टे आधार इसमें भी है, आधार बट्टे लंब भी अगर कोई बच्चा लगा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह कोट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल पर कोई डिफरेंस है। किसी बच्चे ने भूलवश ये लिख दिया आधार बटे लंब, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर, और 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3, एक भवन के शीर्ष व पाद बिंदु से पहाड़ी की चोटी, अब एक भवन भी है, यहाँ क्या है भवन, यहाँ क्या लिख दिया एक पहाड़ी, पहाड़ भी ऊंचे होते हैं, भवन भी अपना क्या होता है ऊंचा होता है, तो हम अपना चित्र जो है वो इस तरीके से बना लेंगे डायग्राम। मान लीजिए ये पहाड़, ये भवन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या ये लिखा मैंने यहाँ पर क्या भवन, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ पहाड़। आगे कहता है कि एक भवन के शीर्ष, भवन का शीर्ष दोस्तों ये वाला हो जाएगा क्या, भवन का शीर्ष, वह पाद बिंदु, पाद बिंदु ये होता है नीचे वाला मूल बिंदु, नींव जड़ उसकी, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या पाद बिंदु। तो भवन के शीर्ष व भवन के पाद बिंदु से पहाड़ी की चोटी, तो ये ना अपनी पहाड़ी, और पहाड़ी की चोटी कौन सी होगी, ये हो जाएगी पहाड़ी की चोटी। पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 60 है। 30 व 60 होने का मतलब ये हो गया कि भवन के शीर्ष से, कहाँ से, भवन के शीर्ष से पहाड़ी की चोटी तथा भवन के पाद बिंदु से पहाड़ी की चोटी, दो कोण बनेंगे, एक बार तो बनेगा शीर्ष से, फिर बनेगा इस पाद बिंदु से। पहले ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ सवाल में लैंग्वेज में देखो शीर्ष व पाद बिंदु, शीर्ष पहले लिखा हुआ है तो शीर्ष वाला कोण पहले बनाएंगे, पाद बिंदु लिखा रहा है बाद में तो पाद बिंदु वाला बाद में बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है 30 व 60, तो पहले यहाँ पर इन दोनों में से पहल किसकी थी, वो शीर्ष की थी, तो यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे इसका कोण, यानी एक लाइन में यहाँ से भी इस तरीके से खींच लेता हूँ, तो ये कोण तो हो जाएगा 30 डिग्री का और ये वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। बस इस तरीके से आपको डायग्राम को सेट करना है। भवन के शीर्ष व पाद बिंदु से पहाड़ी की चोटी के कोण क्रमशः 30 व 60, तो पहले शीर्ष का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर पहले 30 वाला ऊपर बनाएंगे, फिर ये 60 वाला होगा। अब आ जाइए त्रिभुज ABCD और E। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये वाला त्रिभुज, कोण तो इसी के साथ बन रहा है ना दो भुजाओं का, तो ये दो भुजाओं के साथ कोण बन रहा है, तो ये दो तो कॉमन भुजाएं हैं, ये तो अपने को लेनी ही पड़ेंगी, 1 2 तीसरी भुजा ये हो जाएगी, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC। इस त्रिभुज ABC की तुलना करनी है, इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन बन रहा है, तो ये त्रिभुज हो गया DEC, ये वाला त्रिभुज। आप ये बताओ क्या इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का कर्ण बराबर है, नहीं है, इसका कर्ण इतनी लंबाई का है, इसका कर्ण इतनी लंबाई का है, देखने से ही पता चल रहा है। क्या दोनों का लंब बराबर है, CE और CB बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं है। बचा क्या फिर, आधार भुजा पर चेक कीजिए, आधार को चेक कीजिए, आधार है AB, इसका आधार क्या है DE, क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। चित्रीय रूप से देखने से हमें पता चल रहा है कि AB और DE क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के आधार बराबर हैं। अगर आधार बराबर हैं
तो हम यहाँ जो फॉर्मूले लेंगे उन दोनों में हम आधार जरूर लिखेंगे। एक बात हो गई। अब देखें कि आधार बट्टे कर्ण लिखें या लंब लें साथ में, आधार के साथ क्या लेना है। तो वह बात क्या चल रही है, बात में ये दिया हुआ है क्या कि प्रश्न बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। भवन ये है दोस्तों और इसकी ऊंचाई लिख दी 100 AD। अगर ये 100 है, सामने की भुजा BE कितनी होगी, 100 ही होगी। बराबर भुजा है भाई, बराबर 100 होगी। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगी। अब हमें पता चला कि ये जो लंब है, इस लंब में से कुछ एक तो लंब दे दिया, लेकिन इस ऊपर वाले लंब को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हमें इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात होगी। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पहाड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, पहाड़ इतना बड़ा है, इतनी ऊंचाई तो ज्ञात हो गई इसके साथ तुलना करने से 100 मीटर। लेकिन ये आगे वाली भी तो पता होनी चाहिए, मतलब इसको x मान लेते हैं। ये ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है मतलब ये भुजा कौन सी हुई त्रिभुज की, आधार लंब कर्ण, कौन सी भुजा हुई, ये भुजा हुई दोस्तों लंब। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, लंब बटे आधार। मैंने अभी बताया था आधार कॉमन है इसलिए ले रहा हूँ लंब, क्योंकि लंब का कुछ भाग दिया हुआ है, कुछ हमें ज्ञात करना है और पूरा ज्ञात हो जाएगा तो पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी। लंब बटे आधार फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम दोस्तों, tan थीटा। इस तरफ भी दूसरा त्रिभुज है, उसमें भी हम क्या लगा देंगे, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब मैंने त्रिभुजों का नाम नहीं लिखा है, मैं सिर्फ सीधा यहीं से बता देता हूँ ABC। इस त्रिभुज का लंब कितना है, तो लंब है BC और BC का माप कितना है 100 प्लस ये वाला और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x बटे में आधार कितना है, आधार A से B है, कोई माप नहीं दिया हुआ। इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क ख कुछ भी मान लो, P Q, इसको y मान लेते हैं। चलो आधार को हमने माना y बराबर tan थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। तो हो गया हमारे पास 100 प्लस x बटे y बराबर tan 60 की वैल्यू √3 बटे 1, तो y √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो y √3 और इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस x। समीकरण नंबर यहाँ से फिर y का मान निकाल लेते हैं, 100 प्लस x और गुणा में √3 है तो ये यहाँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इस बार आपने y का मान क्यों निकाल लिया। मैंने ना तो y का ना x का ऐसा कोई रट के नहीं रखा हुआ है, मैं तो सिर्फ उस चीज़ को बराबर करूँगा जो दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या है, कॉमन है, जो दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में आधार और इस त्रिभुज का आधार दोनों बराबर है कि नहीं है, मैं तो इन दोनों को बराबर करूंगा। सिर्फ इसको मैंने x मान लिया या y मान लिया या कुछ भी मान लिया, ये सवाल पे डिपेंड करेगा। आपने पहले उसको x मान लिया था वो कोई दिक्कत नहीं है तो मानने आपको। तो यहाँ अगर बात करें तो दोनों में इसमें से y निकाल लिया मैंने, समीकरण बन गई 1। चलिए ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाइए, तो लंब बटे आधार। अब इस त्रिभुज में DEC, इस त्रिभुज का लंब क्या है दोस्तों, लंब है इसका EC का मान कितना है x, यहाँ लिखेंगे x बटे में आधार कितना है। तो ये देखिए इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार बराबर है, इसके आधार को y मान रखा है तो इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। भाई दो बराबर वस्तुएं हैं, y मान लिया। उसमें थीटा कितना दिया हुआ है, तो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 30, तो यहाँ थीटा का मान रख देता हूँ 30 डिग्री। x बटे y बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 और यहाँ से y निकालना है, वज्र गुणा करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, y एकम y x √3, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए क्या इसमें y का मान और इसके y का मान बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ कुछ ही वैल्यू आ रही है, यहाँ y का मान कुछ आ रहा है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। तब मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर हमें सब कुछ जो ज्ञात करना है वह हो जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, बराबर रखने पर, बराबर नहीं है तो बराबर रखो भाई। y का मान क्या दिया हुआ है इसमें, x √3, इसमें y का मान क्या दिया हुआ है 100 प्लस x बटे √3। इस समीकरण को हल करना है। अब इसको अगर आप हल करोगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी x की। आपको भी किसकी चाहिए, x की ही चाहिए। अगर आपको इस x का मान पता चल जाए, उसमें आप ये 100 जोड़ दोगे तो आपको पहाड़ी की ऊंचाई पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, और अपना सवाल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब इसमें क्या करें हम, बटे में 1 लगा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 का √3 से 3 और 3 का x से करोगे 3x, हो गया कि नहीं हो गया। इसका इसके साथ गुणा किया है मैंने, ये 3x बन गया।
इसका एक के साथ करेंगे 100 एकम 100 प्लस x एकम x, x वाले पक्षांतरण कर लो, ये प्लस का x है, इस तरफ ले आओ इसको, इधर क्या पड़ा है पहले से 3x, इसको इधर लेकर क्या हो गया माइनस x, बराबर क्या चल रहा है 100। 3x में से एक x को घटा दिया जाए तो हमारे पास कितने x बचेंगे 2x बराबर 100, 2x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटे 2 से इसको काट दिया जाए तो x बराबर कितना वैल्यू बचेगा दोस्तों 50, यानी इस x का मान कितना आ गया हमारे पास 50 और ये 100 जोड़ दिया जाए तो पहाड़ी टोटल कितने की हो जाएगी 150 मीटर की हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिएगा। ये 2 सवाल आपके होमवर्क के लिए डाले हैं मैंने, आप इनको एज ए होमवर्क करेंगे और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों सवालों को फिर से हम हल करेंगे। क्लियर है सभी को? आज मैं यहीं पर इसको लिखा रहूँगा, कल जब क्लास लगाएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे। आप इनके आंसर भी करके देखिए अगर आप इनको कर पाते हैं तो, ठीक है ना। 30 से 35 मिनट की क्लास आपके लिए सफिशिएंट है। सवाल हमने भले कम किए हों लेकिन आज कंसेप्चुअल थे, थोड़े बड़े सवाल थे इसलिए हम कम कर पाए हैं। आपके ये जो होमवर्क नोट कर लेंगे सभी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही करना है सभी ने।